नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। कहीं धमकी मिल रही है तो कहीं लापता महिला खुद थाने पहुंच रही है, कहीं चोरी के मामले बढ़े हुए हैं तो कहीं अपने माथे का सिंदूर ही बेवफा साबित हो रहा है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल आज के क्राइम रिपोर्टर में हम बात ऐसे ही गुनाहों की करने वाले हैं। मसलन बापू धाम एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को पाकिस्तानी आतंकी बताया है। जब तक सुरक्षा एजेंसियां धमकी देने वाले तक नहीं पहुंच जाती, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो वहीं एक ऐसी महिला का दर्द भी सामने आया है जिसके साथ 7 फेरे लेने वाले ने ही बेवफाई की। हम आपको नन्हे गैंग के बारे में भी बताएंगे। गुनाह की और भी खबरें आपके सामने होंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर। एक फोन कॉल आता है और फिर हड़कंप मच जाता है। धमकी देने वाले ने खुद के पाकिस्तानी होने का दावा किया और कहा कि वो आतंकी है। फोन कॉल कर उसने बापू धाम एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी दी है। आपको यह भी बता दें कि बापू धाम एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के बीच चलती है। अब धमकी दी गई है कि बापू धाम एक्सप्रेस को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी के बाद रेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हो गई हैं। ट्रेनों की तलाशी तेज कर दी गई है और धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया है उस नंबर की भी पहचान कर ली गई है। वो खुद को पाकिस्तानी बताता है। वो खुद को पाकिस्तान का आतंकी बताता है। उसने ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी है। बापू धाम ट्रेन पर मंडरा रहा खतरा। एक फोन कॉल आता है और फिर पूरे रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में सुरक्षाकर्मी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बारे में सभी सुरक्षाकर्मियों को भी जानकारी नहीं होती कि मामला क्या है। पूरे मामले को बेहद ही गोपनीय रखकर छानबीन शुरू की जाती है। धमकी देने वाले ने रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर फोन किया था। बापू धाम को उड़ाने की धमकी मोबाइल नंबर 9887424992 से धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तानी बताया और खुद के पाक आतंकी होने का दावा किया। कथित आतंकी ने बापू धाम एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी भरा फोन कॉल आने पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने इस मामले में पूरी गोपनीयता बरतते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस नंबर से कॉल किया गया है वो सिम कार्ड आइडिया कंपनी का है और वो राजस्थान से लिया गया नंबर है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने ट्रेन की जांच बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस के हर डिब्बे की जांच की गई। ट्रेन में सवार हर व्यक्ति और उसके सामानों की जांच की गई। ट्रेनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूचना मिली है कि इस तरह के पोरबंदर एक्सप्रेस को जो है तो कोई रेलवे के पूछताछ नंबर 131 होता है, उसी के माध्यम से जिन्हें धमकी दिया है पोरबंदर को उड़ाने का। इस धमकी के पहले 1 अक्टूबर को इलाके के घोड़ासहन रेलवे ट्रैक पर 10 किलो का प्रेशर बम बरामद किया गया था। आतंकियों की साजिश नाकाम। बरामद बम की मारक क्षमता काफी शक्तिशाली थी। रेलवे ट्रैक पर बम को पत्ते से ढक दिया गया था। गांव के युवकों ने रेलवे ट्रैक पर पत्ते से ढका कुछ देखा। पत्तों को हटाने पर प्लास्टिक से ढका कुकर भी दिखा। रक्सौल से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन आती दिखी। एक युवक ने अपनी लाल टी शर्ट निकालकर ट्रेन रुकवाया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको ये भी बता दें कि 3 दिसंबर की रात को मोतिहारी में रेल ट्रैक पर धमाका भी हो चुका है। हालांकि विस्फोट से रेल ट्रैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर धमाका इतना तेज था
कि 1 किलोमीटर तक ग्रामीणों ने इसकी आवाज सुनी। पूर्व मध्य रेलवे के आजापुर नकरदेई स्टेशन के करिया पुल के पास यह जोरदार धमाका हुआ। अब ऐसे में इस नई धमकी के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है। हर नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए रेल पुलिस अब उस शख्स की तलाश में जुटी है जिसने धमकी भरा ये कॉल किया है। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और अब उस महिला की बात जिसके साथ धोखा हुआ। धोखे का जख्म तब और भी गहरा हो जाता है जब धोखा देने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही हो, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिस पर भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया। जिसको हम सफर के लिए चुना, जिसे हमदम बनाया और जिसके नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगाया। उम्मीद नहीं थी कि वही उसकी जिंदगी को एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल देगा जहां से लौटना आसान है लेकिन जीना मुश्किल। सहरसा के डीवी रोड के इस गेस्ट हाउस में जब पुलिस के छापे पड़े तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने होटल मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई इस युवती की शिकायत पर की। युवती का आरोप है कि 4 साल पहले बटराहा मोहल्ले के रहने वाले विजय ने झांसा देकर उससे शादी रचा ली, लेकिन 6 महीने बाद ही उसे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। पहले 4 साल के बाद 4 साल उसके साथ रहे। पहले तो घर से लाया, बोला मुझसे शादी करेंगे। शादी तो नहीं किया, पर 2 आदमी के सामने उसको शादी किया। बोला तुमको बाद में कोर्ट करेंगे। तो वो भी करते करते बोला पैसा होगा तब करेंगे। 6 महीना तो बहुत अच्छा चला था। 6 महीना के बाद ऐसे गलत हरकत करने लग गया। युवती की माने तो विजय उसे मारता पीटता था। इतना ही नहीं, देह व्यापार के लिए अलग अलग राज्यों में भी ले जाया करता था। शनिवार की रात उसे लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा था, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर भाग निकली और थाने पहुंचकर आप बीती सुनाई। तो जबरदस्ती रखे हुए था। कल रात में उसको मौका मिला सरसा गेस्ट हाउस में भी। सरसा गेस्ट हाउस के मालिक और एक स्टाफ है इसके साथ गलत काम करना चाह रहे थे जबरदस्ती। ये दांत काट के भाग गई, फिर थाना पर आई। उसके बयान के आधार पर थाना दर्ज किया गया है और जो इसमें विजय जो जिसकी शादी थी, जो उसके अनैतिक व्यवहार करवा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। युवती अब अपने पति के चंगुल से आजाद हो चुकी है, लेकिन उसने जिस हिम्मत और साहस का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। विशाल कुमार, जी मीडिया, सहरसा। सिवान में रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां नौतन थाना इलाके में एक लड़की से रेप किया गया और फिर जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप रहने के लिए कहा गया। जब नाबालिग एक बच्चे की मां बन गई तब जाकर मामले का खुलासा होता है। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपने बच्चे को निहारती ये तस्वीरें उस माँ की हैं जिसे एक दरिंदे ने ऐसी सजा दी कि उसका बचपन खत्म हो गया। जो उम्र खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने की थी, उस उम्र में नाबालिग एक बच्ची की माँ बन गई। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राहुल नाम का एक लड़का, वो उसके साथ जबरदस्ती किया और डरा धमका दिया। इसकी वजह से वो घर आकर नहीं बताई। इस वजह से उसको 9 महीने बाद एक बच्ची पैदा हुई। तो हम ये चाहते हैं कि राहुल नाम का लड़के को कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप हम इंसाफ चाहते हैं। 9 महीना पहले कहाँ गई थी? खेत में घूमने गई थी। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? उसने मेरे साथ। कौन किया? राहुल कुमार ने। घटना सिवान के नौतन थाना इलाके की है, जहां करीब 9 महीने पहले नाबालिग लड़की खेतों में काम कर रही थी। तभी राहुल नाम के शैतान ने लड़की के साथ रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जी, आज सुबह समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि एक बिन ब्याही
माँ को बच्चा हुआ है। तो उसी आधार पर CWC ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को प्राप्त किया, उसकी माँ को प्राप्त किया और CWC ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका के सर्वोत्तम हित में उसे आश्रय प्रदान किया। फिलहाल नाबालिग मां और बच्ची CWC की निगरानी में है और आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। ऐसे में सवाल उठता है पुलिस के काम करने के तरीके पर कि आखिर इस वारदात पर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आकाश, जी मीडिया, सिवान। राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में सेक्स रैकेट का धंधा तेजी से फैल रहा है, लेकिन पुलिस अब तक केवल छापेमारी के दौरान लोगों को पकड़ने के सिवाय कुछ नहीं कर पाई है। हाई प्रोफाइल स्टेटस और सोशल साइट से ग्राहकों को फंसाया जा रहा है। रैकेट को खत्म करने के लिए अब पुलिस ने आम लोगों से मदद की अपील की है। विश्व की सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़बाग की ये तस्वीर है। राजधानी पटना क्या, बिहार के लोगों ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। बताने की जरूरत नहीं कि इन्होंने अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। छिपने छिपाने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक जिस्म फरोशी का कारोबार काफी हाई प्रोफाइल तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित रूप से कई ऐसे रैकेट्स का भंडाफोड़ हो सकता है, क्योंकि एकदम पकड़े जाने से वो अभी आगाह हो गए हैं, दोबारा चलाएंगे तो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। सोशल साइट पे जो चल रहा है उसको सर्वेलेंस के माध्यम से, और हम लोगों की टीम रहती है जो उसमें मास्किंग करती है। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार रैकेट संचालक लड़कियों से 10,000 रुपए तक वसूल कर रहे थे। इसके लिए सौदा ऑनलाइन होता था। ग्राहक चाहता तो उसे लड़की भी दिखाई जाती थी। इसके लिए सोशल साइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, सेक्स रैकेट के धंधे के लिए हाई प्रोफाइल फ्लैट और मकान भी भाड़े पर लिए जा रहे हैं। पुलिस ने सख्ती के लिए अब मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बनाया है। कंकड़बाग वाले मामले में FIR हुई है और जो मकान मालिक है वो आइडेंटिफाई हुआ है, उस पर भी FIR हुई है। उसका लिंक कुछ जुड़ा हुआ मिला है हम लोगों को बाकी इलाकों से भी। वहाँ पे लगातार सर्वेलेंस और छापामारी चल रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि पटना और आसपास के इलाकों में सेक्स रैकेट का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। जिस्म फरोशी से पटना को मुक्त कराने के लिए उस नेटवर्क की जड़ तक पुलिस पहुंचना चाहती है। जहां से इस कारोबार को संरक्षण मिल रहा है, इसके लिए लोगों से सूचना देने की भी अपील की गई है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अब हम आपको एक ऐसे चोर के गिरोह के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गिरोह में कोई भी बड़ा शातिर चोर नहीं है, लेकिन उस गिरोह की हरकतों से सभी परेशान थे। पूरी कॉलोनी के लोग परेशान थे, लेकिन एक नन्हा चोर रंगे हाथ धरा जाता है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। धनबाद से एक खबर सामने आई है। धनबाद का पुटकी थाना इलाके के लोग पिछले करीब 1 महीने से लगातार हो रही चोरी से परेशान थे। लेकिन इसी बीच इलाके के लोगों को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि लगातार चोरी के मामले में 6 बच्चों का एक गैंग है। लगातार चोरी से परेशान लोग, मोबाइल और घरेलू सामानों की हो रही थी चोरी। बच्चों का गैंग दे रहा था चोरी को अंजाम। एक ही घर में दूसरी बार चोरी की कोशिश। रंगे हाथ पकड़े गए नन्हे चोर। लोगों की गिरफ्त में आए इस बच्चे की उम्र महज 8 साल की है, लेकिन जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हां, इस छोटे से बच्चे ने अपने ही हमउम्र 6 बच्चों का गैंग बना लिया है और ये गैंग पुटकी थाना इलाके के श्रीनगर कॉलोनी में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल और घरेलू सामानों की चोरी को अंजाम दे चुका है। लेकिन आज ये एक ही घर में दूसरी बार हाथ साफ करते हुए घर के मालिक की गिरफ्त में आ गया। नयन ने बताया कि गिरफ्त में आया बच्चा उसके घर में घुस गया और फिर मोबाइल और कुछ रेजगारी पर अपने हाथ साफ कर रहा था, लेकिन तभी वो पकड़ में आ गया। हमारे कॉलोनी और हमारे एरिया के आदमी लोग काफी परेशान थे इन लोगों से। ये करीब 10-15 दिन पहले की घटना है, जो हमारे यहाँ से ये लड़का मोबाइल लेके भागा था
और हमने भी तफ्तीश में छानबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। तो हमने लास्ट में थाना में जाके FIR किया। मेरे घर में बच्चा अभी जो आया था, फिर 10 दिन के बाद आया था ये बच्चा, और 10 दिन के बाद आया, फिर वही काम कर रहा था, घुस के इधर उधर झाँक रहा था, और इस दौरान हमने पकड़ा इसे। नाबालिग चोर के गिरफ्त में आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिर पुलिस भी मौके पर पहुंची और नाबालिग को अपने साथ ले गई। एक बच्चा का सूचना मिला था, छोटा बच्चा है, हमको सूचना दिया था और इसको हम अपना थाना में मंगवा दिए, जांच के बाद अब पुलिस इस नन्हे चोर गिरोह का पता लगाने में जुटी है, लेकिन सवाल है कि जिस उम्र में हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए थी, उस उम्र में इन हाथों ने चोरी के रास्ते को चुना। सवाल जितना गंभीर है, जवाब उतना ही मुश्किल। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। एक भाई ने अपनी बहन के अपहरण हो जाने का मामला दर्ज कराया था। महिला का पति भी उसकी तलाश में जुटा था। घर वाले भी परेशान थे, लेकिन ना पुलिस ना घर वाले कोई भी उस महिला को ढूंढ नहीं पाए। इस मामले के करीब 5 महीने बीत गए, महिला का कहीं कुछ पता नहीं चला और फिर एक दिन महिला खुद थाने पहुंच गई। उसने खुद के अपहरण होने से इनकार किया। क्या है पूरा मामला, आप खुद देखिए। वो 5 महीने से लापता थी। भाई ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आई। छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां करीब 5 महीने पहले एक महिला के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। अपहरण का मामला खुद महिला के भाई ने दर्ज कराया था। पुलिस लापता महिला की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब इस मामले का खुलासा हो चुका है। आपको पूरा मामला भी बताते हैं। 5 महीने तक चलता रहा अपहरण का नाटक। लापता महिला मंगरेला गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी पेसुआपुर के मुरवा गांव में हुई थी। 5 महीने पहले अपने मायके आई थी। मायके से ही महिला लापता हो गई थी। महिला के भाई ने अपहरण का मामला दर्ज कराया, लेकिन मामला दर्ज होने के करीब 5 महीने बाद लापता महिला खुद थाने पहुंच गई और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महिला ने खुद का अपहरण किए जाने की बात को सिरे से ही नकार दिया और अपने पति की प्रताड़ना को वजह बताया। यहाँ पति हमरा के मार के हमरा घर भेज देना। ऊपर से यहाँ पर आगे भाई के खिया पिया के सिखा के हमारे भाई भी पीट के घर से निकाल दिलक। हम बनियापुर थाना उतरनी तो ना आवे दिलक लोग, हमको घर में बांध के रख दिलक लोग। ओकरा बाद हम छुट्टी तो थाना ना आवे पानी, अपन भाग बनी बहन की। कितना दिन से है? यहाँ 5 महीने से। 5 महीने के बाद 1 महीने से कोर्ट में दौड़ा था। ओकरा बाद हम आज कोर्ट से अथी मिला था, कागज मिला था थाना में। थाना में क्या करे? थाना में अपहरण केस भाई हमारे पहला उहे सल्टावे थे। क्या केस कैले बड़ा? अपहरण केस कैले बड़ा। उनकी रंजीत नाम के लड़का हमारे बहन के अपहरण करके ले चल गया। ना हमारा अपहरण नहीं किया। थाने पहुंची महिला के बयान के बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी जानकारी दे दी। महिला का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है और जिस लापता महिला की तलाश की जा रही थी, उसने खुद थाने पहुंचकर सभी को चौंका दिया। अपहृत शोभा देवी का भाई आगे थाना में लिखित आवेदन दिया था कि ईश्वरपुर का एक रंजीत नाम का लड़का मेरी बहन को शादी के नियत से अपहरण कर लिया है। 4 महीना से इसको खोजा जा रहा था, लेकिन अचानक थाना से उपस्थित हो गई है। बता रही है कि मैं किसी के साथ गई नहीं थी, अपने पति के प्रताड़ित के चलते मैं अपने छोटी बहन के यहाँ थी। अब इसका माननीय न्यायालय में 64 का बयान होगा, मेडिकल कराया जाएगा। महिला के लौट आने से पुलिस भले ही राहत की सांस ले, लेकिन महिला के लिए रास्ता उतना ही मुश्किल है, क्योंकि महिला का पति अब उसे अपने साथ घर में नहीं रखना चाहता। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। और अब एक नजर डालते हैं गुनाह की बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रहे। शुरू करते हैं गुनाह एक नजर में। जमशेदपुर के सुनाई थाना इलाके के शिवगंगा अपार्टमेंट के पास बदमाशों ने अमित राय नाम के शख्स को गोली मार दी। गोली लगने से अमित गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें अमित राय को 3 गोलियां लगी
अमित को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को कोर्ट में हुए गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मृतक अमित राय ट्रांसपोर्टर उपेंद्र सिंह का काफी करीबी रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद 2 कुख्यात अपराधियों से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। पटना से एटीएस की टीम इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मोतिहारी पहुंची है। मोतिहारी कोर्ट से आदेश मिलने के बाद सेंट्रल जेल में बंद बबलू दुबे और सैयद अली अंसारी उर्फ टीपू से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। दोनों अपराधी हत्या, लूट, अपहरण सहित कई संगीन मामलों में जेल में बंद है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएस को इन दोनों अपराधियों के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका है। इसी संबंध में पूछताछ के लिए एटीएस टीम को मोतिहारी भेजा गया है। सिमडेगा में वृद्ध महिला और उसके बेटे का शव बरामद किया गया है। घटना कोलेबिरा थाना इलाके के लसिया का है, जहां घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं लोग महिला और उसके बेटे की हत्या का शक पीएलएफआई पर जता रहे हैं। चतरा जिले के सिमरिया थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे पीएलएफआई के एरिया कमांडर मुकेश यादव को गिरफ्तार किया। मुकेश यादव पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। गिरफ्तार उग्रवादी मुकेश यादव पलामू जिले के लेसलगंज इलाके का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि पांकी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार उग्रवादी मुकेश यादव भी शामिल था। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आपकी जरा सी सावधानी आपको गुनाह का शिकार होने से बचा सकती है। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने। तब तक नमस्कार।